नमस्ते। चलिए आज एक बड़े इकोनॉमिक आइडिया को आसान भाषा में समझते हैं। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी, शायद सबसे ज़रूरी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। एक गरीब देश गरीबी के जाल से आखिर बाहर निकलता कैसे है? वो कौन सा रास्ता है जो एक देश को ठहराव से निकालकर तरक्की की तरफ ले जाता है? इस पजल को सॉल्व करने के लिए हमें प्रोफेसर D.W. जॉर्गेनसन के डुअल इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को जानना होगा। उन्होंने एक ऐसी इकोनॉमी की तस्वीर पेश की है जो आप समझ लीजिए एक ही समय में दो अलग अलग दुनिया में जी रही है। तो ये डुअल इकोनॉमी है क्या? बस इमेजिन कीजिए एक देश जिसके ना दो अलग अलग चेहरे हैं। एक तरफ है खेती बाड़ी वाला ट्रेडिशनल सेक्टर, जहां सब कुछ जमीन और मेहनत पर ही चलता है, और दूसरी तरफ है फैक्ट्री वाला मॉडर्न सेक्टर, जहां कैपिटल यानी पूंजी और मेहनत से काम होता है। यही दो अलग अलग इंजन हैं जो देश को चलाते हैं। लेकिन यहाँ एक खतरा है। अगर आगे बढ़ने का सही तरीका ना मिले ना, तो देश एक लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस जाता है। ये बिल्कुल एक दलदल जैसा है, जहाँ देश जितनी भी कोशिश करे आगे बढ़ने के बजाय वहीं का वहीं फंसा रहता है। तरक्की, आप समझिए, बिल्कुल रुक जाती है। तो इस जाल से, इस दलदल से निकलने की चाबी कहाँ है? हम अक्सर सोचते हैं कि तरक्की तो फैक्ट्री से आती है, बड़े बड़े शहरों से। लेकिन जॉर्जनसन कहते हैं नहीं, असली शुरुआत, जो असली चिंगारी है ना, वो खेत से आती है। अब हर मॉडल की तरह इसके भी कुछ बुनियादी नियम हैं, रूल्स ऑफ द गेम। समझ लीजिए, ये मॉडल मानता है कि इकोनॉमी में दो सेक्टर्स हैं। जमीन की सप्लाई फिक्स्ड है और फिलहाल ये इकोनॉमी बाकी दुनिया से अलग थलग काम कर रही है। ये अजम्पशंस इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने का फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। और यही है वो चिंगारी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, एग्रीकल्चरल सरप्लस। इसका साफ मतलब है खेती से इतना अनाज पैदा करना जो आपके लोगों की बुनियादी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा हो। ये सिर्फ एक्स्ट्रा फूड नहीं है, ये डेवलपमेंट का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। आप इस सरप्लस को ना एक गाड़ी के फ्यूल की तरह सोचिए। बिना फ्यूल के गाड़ी आगे बढ़ेगी कैसे? बिल्कुल वैसे ही इसके बिना डेवलपमेंट की यात्रा शुरू ही नहीं हो सकती। जब तक देश अपने लोगों का पेट भरने से ज्यादा पैदा नहीं करेगा, तब तक वो अपने लोगों को खेती से निकालकर फैक्ट्रीज में काम करने के लिए आज़ाद ही नहीं कर सकता। तो जब ये फ्यूल मिल जाता है, मतलब एग्रीकल्चरल सरप्लस आ जाता है, तब देश का मॉडर्न इंजन यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर स्टार्ट होने के लिए तैयार हो जाता है। खेती से निकली एनर्जी अब शहरों की तरफ जाएगी। तो ये प्रोसेस चलता कैसे है? देखिए, ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। सबसे पहले खेती में सरप्लस पैदा होता है। इससे कुछ मजदूर खेती के काम से आज़ाद हो जाते हैं। फिर ये लोग शहरों की फैक्ट्रीज में काम करने जाते हैं। वहाँ उनकी मेहनत से जो प्रॉफिट होता है, उससे कैपिटल यानी पूंजी जमा होने लगती है, और धीरे धीरे मॉडर्न सेक्टर बड़ा होने लगता है। और इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज़रूरी चीज़ है कैपिटल अक्यूमुलेशन। अब इसका मतलब सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं है। इसका असली मतलब है उस प्रॉफिट को वापस फैक्ट्रीज में, नई मशीन्स में, नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना, ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और तेजी से बढ़े। यही ग्रोथ का असली इंजन है। लेकिन क्या इस पूरी तरक्की का कोई फॉर्मूला है? कोई ऐसी शर्त जिसे पूरा करके कोई भी देश आगे बढ़ सकता है? जॉर्गेनसन के हिसाब से हाँ, एक बहुत सिंपल सी शर्त है। इसे ना एक रेस की तरह समझिए। इस रेस में दो दौड़ने वाले हैं। एक तरफ है खेती में टेक्नोलॉजी की रफ्तार, जिसे हम अल्फा कहते हैं। ये नए बीज, नई टेक्निक से आती है। और दूसरी तरफ है आबादी बढ़ने की रफ्तार, यानी एप्सिलॉन। ग्रोथ के लिए एक को तो जीतना ही होगा। और जीतने की शर्त ये है, टेक ऑफ के लिए यानी असली तरक्की के लिए जरूरी है कि खेती में टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस हमेशा आबादी बढ़ने की रफ्तार से तेज रहे। जब तक अल्फा एप्सिलॉन से आगे रहेगा, देश एग्रीकल्चरल सरप्लस बनाता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। अगर पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी, तो सारा का सारा सरप्लस तो उसी को पालने में चला जाएगा, है ना? अच्छा, ये मॉडल सुनने में तो काफी सीधा और लॉजिकल लगता है, लेकिन जैसा हम जानते हैं, हर मॉडल की अपनी खूबियां और कमियां होती हैं। तो चलिए अब इसका एक रियलिटी चेक करते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? देखिए, पहली बात तो ये कि ये टेक्नोलॉजी के रोल को बहुत अहम मानता है, जो कि बहुत रियलिस्टिक है। दूसरी बात, ये मॉडल कहता है कि तरक्की शुरू करने के लिए किसी बिड पुश या क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी पूंजी और आगे बढ़ती एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी से भी ग्रोथ की शुरुआत हो सकती है। लेकिन हाँ, इसकी कुछ कमियां भी हैं, जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जैसे ये मॉडल मान लेता है कि ज़मीन बढ़ नहीं सकती, जो हमेशा सच नहीं होता। दूसरा, ये खेती में कैपिटल इन्वेस्टमेंट को नज़रअंदाज करता है, जबकि ट्रैक्टर्स और इरिगेशन जैसे इन्वेस्टमेंट्स तो बेहद ज़रूरी हैं।
इसके अलावा ये डिमांड और सर्विस सेक्टर के रोल को भी पूरी तरह नहीं देखता। और जब हम इसकी तुलना दूसरे मॉडल से करते हैं, जैसे कि फेरानिस मॉडल, तो एक बहुत बड़ा फर्क सामने आता है। फेरानिस मॉडल में क्या होता है कि शुरुआत में कुछ लेबर को आप खेती से बिना आउटपुट कम किए निकाल सकते हो, लेकिन जॉर्गनसन का साफ कहना है कि बिना टेक्नोलॉजी के जैसे ही आप खेत से एक भी आदमी हटाएंगे, आउटपुट गिरेगा। इसलिए टेक्नोलॉजी शुरुआत से ही जरूरी है। आखिर में पूरी बात का सार ये है कि तरक्की के लिए दोनों सेक्टर्स का साथ चलना जरूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बात सिर्फ खेती का सरप्लस पैदा कर लेने की नहीं है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी ऐसी टेक्निकल कंडीशंस होनी चाहिए जो उस सरप्लस और उस लेबर का सही इस्तेमाल कर सके। तो जॉर्गनसन का मॉडल आज हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या आज की इस ग्लोबलाइज्ड दुनिया में, जहां सर्विस सेक्टर इतना बड़ा हो चुका है, सिर्फ खेती की टेक्नोलॉजी पर फोकस करना ही डेवलपमेंट की असली चाबी है, या फिर ये पजल अब पहले से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।